नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर वीडियो बनाएंगे। तो हिंदी के जितने भी टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ण विचार या वर्ण व्यवस्था, हम उसको बोलते हैं। उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम वर्ण विचार या वर्ण व्यवस्था टॉपिक के बारे में सभी प्रश्न पढ़ेंगे, जितने भी उससे प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं वर्ण व्यवस्था। ठीक है, देखो आपसे पूछेगा भाषा या व्याकरण। देखो ये गलत हो गया, यहाँ लिख लेना व्याकरण। भाषा या व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो भाषा या व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला हो गया वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, वर्ण आपको पता है, कोई भी एक सिंगल अक्षर हो गया, ये क हो गया या अ हो गया या अध क हो गया, ये वर्ण है। शब्द आपको पता है कि वर्णों को मिला के शब्द बोलते हैं। जैसे मान लो अ लिख दिया और जो लिख दिया, ये आज हो गया, ये हो गया शब्द। ठीक है, क लिख दिया, म लिख दिया, ल, ये 3 वर्णों को बना दिया तो ये हो गया शब्द। ठीक है, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। जैसे इसे लिख दिया राम, राम क्या हो गया? शब्द। घर, घर क्या हो गया? शब्द। गया, ये हो गया शब्द। ये तीनों शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वाक्य। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वर्णों को मिलने से क्या बनता है? वर्णों के मिलने से शब्द और शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो वर्ण किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? सीधा टॉपिक बन जाता है, सीधा ही क्वेश्चन बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जब हम जैसे मान लो ये क है, क का अगर हम बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, खाली बोल रहे हैं, तो ये हो गया मौखिक। अगर हम इसको लिख देंगे, जैसे क लिख दिया, तो क्या हो गया? वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। और सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। अगर सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि को अगर हम लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ण। ठीक है, लेकिन ध्वनि क्या है? ध्वनि देखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो कुछ सीधा डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे। देखो, अगर बोलेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। लिखित, जब लिखित बोलेगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जब मौखिक बोलेगा तो ध्वनि। ठीक है, मौखिक बोलेगा तो ध्वनि, लिखित बोलेगा तो वर्ण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो ना यहाँ लिखित बोल रहा है, ना यहाँ मौखिक बोल रहा है, सीधा बोल रहा है छोटा इकाई कौन से है, तो हमें वर्ण ही बोलना है। अगर मौखिक बोलेगा तो ध्वनि, लिखित बोलेगा तो वर्ण। ना लिखित बोले ना मौखिक बोले, सीधा बोल दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछेगा कि बताइए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो शब्द। ठीक है, देखो ऊपर क्वेश्चन क्या था, थोड़ा देखो समझो। यहाँ पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, नॉर्मल पूछ दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। लेकिन यहाँ एक शब्द जोड़ दिया कि अर्थ। ठीक है, वर्ण जो होता है, जैसे ये हो गया क, ख, ग, ठीक है, इसे वर्ण कहते हैं। तो भाषा की छोटी इकाई होगी। ठीक है, क का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। ख का भी कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण का कभी कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ बनेगा तो शब्द का। जैसे 2 वर्णों से मिलकर शब्द बन लिया। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया आज। ठीक है, लिख दिया आज। ये शब्द, आज का अर्थ होता है कि आज का मतलब है आज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि भाई अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो शब्द। खाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर व्याकरण के 2 अंग होते हैं, शब्द और वाक्य। अर्थ के आधार पर व्याकरण के 2 ही अंग होते हैं, क्योंकि शब्द का भी अर्थ होता है और वाक्य का भी अर्थ होता है। वर्ण का अर्थ नहीं होता, इसलिए अर्थ के आधार पर तीसरा अंग नहीं होगा। तो अर्थ के आधार पर कितने अंग होते हैं? भाषा के 2। ठीक है,
ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं भावार्थ। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटा अंक कौन सा है? भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंक कौन सा है? वाक्य। वाक्य भावार्थ के आधार पर पूछ रहा है, किसके आधार पर? भावार्थ। देखो अर्थ, अर्थ और भावार्थ में बहुत अंतर होता है। अर्थ का मतलब होता है कोई एक चीज़ का अर्थ, और भावार्थ का मतलब छोटा सेंटेंस लिखा है उसका पूरी कहानी बता देना, तो वो भावार्थ है। ठीक है, तो अगर भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा पूछेगा तो कौन सा है? वाक्य। ठीक है, अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा तो कौन सा है? शब्द। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं वर्ण के, वर्ण के प्रकार। ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2, एक स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं स्वर के बारे में। ठीक है, स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। स्वरों की संख्या पूछेगा कितनी है? 11। अब 11 कौन कौन स्वर है देखेंगे। छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि वाला, फिर इसके बाद ए, आए, ओ और औ, ओ और औ। ठीक है, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये होते हैं 11 स्वर। स्वरों की जब भी खाली पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितना है, तो 11। 11 कौन से? ये वाले। ठीक है, अगर बोलेगा मूल भाषा और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन 2 तरह के बनेगा। बोलेगा कि मूल भाषा में स्वरों की संख्या, तो हम आंसर देंगे 13। खाली संस्कृत में स्वरों की संख्या बोलेगा तो भी 13। अब 11 तो कौन से हो गए? ये वाले, और 2 और कौन से हो गए? ये बड़ा री, एक होता है ये छोटा री हो गया, इसे एक बड़ा री होता है जो कि संस्कृत में होता है। इसको 2 बार ऐसा कर दें, ऐसा ये बड़ा री हो गया, और लरा ये भी संस्कृत में होता है। तो 2 ये जुड़ जाते हैं, ये 13 हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर मूल भाषा या संस्कृत में बोलेगा स्वरों की संख्या कितनी है? 13। लेकिन सामान्यतः क्वेश्चन में पूछे कि आपसे स्वरों की संख्या कितनी है, तो वही 11। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अयोगवा। अयोगवा ये अंग और अह। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अयोगवा। क्यों अयोगवा बोलते हैं? क्योंकि ये आ के योग से बने हैं, आ के योग से बने हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं? अंग को बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, और इस अह को बोलते हैं विसर्ग। अह को बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब स्वर के देखेंगे आधार। ठीक है, मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर स्वरों को, ये गलत लिखा है, इसको स्वर कर देना। ठीक है ना, स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर को 3 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बांटा गया। ठीक है, नंबर 1 हो गया ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व, ह्रस्व के अन्य नाम जैसे इसको लघु स्वर बोल सकते हैं, एक मात्रिक स्वर भी इसी को बोलते हैं, अखंडित स्वर भी इसी को बोलते हैं, मूल स्वर भी इसी को बोलते हैं, छोटा स्वर भी इसी को बोलते हैं। उसी प्रकार दीर्घ स्वर को अन्य नाम क्या है? गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, खंडित स्वर, संधि स्वर, बड़ा स्वर, वही नाम है परिभाषित। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे बोलेगा कि मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते? 3। नंबर 1 हुआ ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, नंबर 1 हो गया ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी? 4। ह्रस्व, देखो नाम बोलने में ही जल्दी बोल रहा है ह्रस्व, तो वे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे। तो हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 11 में से जो 4 स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। अब 4 स्वर देखेंगे कौन कौन से होता है? छोटा आ, छोटी ई और ऊ। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये तीनों हम बोल के देखेंगे ना तो एकदम जल्दी बोल रहे अ, ई, उ, री। तो ये 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर है।
क्या है, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4। तो 11 टोटल 11 स्वर में से 4 क्या हो गए, ह्रस्व स्वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके संख्या कितनी है, 7। तो 11 में से हमने 4 निकाल दिए थे, तो कितने बचे थे, 7। तो बाकी 7 के साथ क्या है, ये बाकी 7 के साथ क्या है, दीर्घ स्वर है। अब 7 कौन कौन से देखेंगे। ठीक है, देखो बाकी 7 कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। इनको बोलने में टाइम लग रहा है। देखो आ, ई, ऊ, ए ओ और औ, ये जितने भी 7 के साथ क्या हैं, 7 के साथ क्या हैं, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, ठीक है। हमने देखा कि जो ह्रस्व स्वर था उनको बोलने में कम समय लग रहा था, तो उनकी संख्या कितनी थी भाई, 4 थी। लेकिन हमने देखा कि 11 में से 4 तो क्या हो गए, ह्रस्व स्वर, लेकिन 11 में से 4 निकले तो बचे 7। वो 7 के साथ क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगे। अब देखो दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इस दीर्घ स्वर को देख लेंगे एक बार। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं सजातीय सजर, सजातीय सजातीय स्वर, और दूसरे को बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त या विजातीय बोलो, एक ही बात है, संयुक्त स्वर। ठीक है, मतलब सजातीय वे है जो इन सातों में से जो एक ही जाति से बने हैं। देखो ये बड़ा हा हो गया, छोटी ई हो गया और ये ऊ हो गया, ये 3 क्या है, एक ही जाति से मिलकर बने हैं। जैसे कि मान लो देखो, छोटा आ प्लस छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर ही बड़ा आ बनेगा। तो दोनों एक ही जाति है ना, देखो एक ही जाति से बना है, तो इसको बड़ा आ बोलते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सजातीय स्वर। छोटी ई भी देखो, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनी है, बड़ी ई। तो दोनों एक ही जाति से मिलकर बनी है। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं, दूसरी प्रकार देखो, छोटा जो बड़ा ऊ किससे मिला है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ मिलकर बन रहा है। तो छोटा एक ही जाति से मिलकर बन रही है, तो क्या हो गया, इनको बोलते हैं क्या, सजातीय स्वर। तो हमने देखा कि 11 में से जब 4 क्या थे, वो ह्रस्व स्वर, बाकी 11 में से 4 के कितने बचे, 7। ये 7 के साथ क्या है भाई, दीर्घ स्वर। अब इस दीर्घ स्वर को ही कितने भागों में बांटा गया, इन दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया सजातीय, और दूसरा हो गया संयुक्त को हम विजातीय भी बोलते हैं, संयुक्त स्वर और विजातीय स्वर। ठीक है, ये 3 अ, बड़ा आ, बड़ी ई हो, ये 3 जो स्वर हैं सजातीय स्वर है। बाकी जो बचे हैं ये क्या है, विजातीय, संयुक्त स्वर या विजातीय, ये मतलब अलग अलग जाति से मिलकर बने। देखो जैसे ए है, ये ए किससे मिलकर बना है, अब देख लेते हैं एक बार इसको। ये ए वाला है, ये किससे मिल, इसको क्या बोलते हैं, ए। ये किससे बना, अ, इसको बोलते हैं आई। अ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है ए। ठीक है, इसलिए इसको आई पढ़ते हैं, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। देखो ये अलग जाति का, ये भी अलग जाति है, तो इसलिए विजाति या संयुक्त इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा बड़ा वाला देखो, ये किससे मिलकर बना है, ये वाला देखो किससे मिलकर बना है, ये छोटा अ प्लस छोटा आई से मिलकर बना है, इसलिए इसको आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आय, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग जाति में देखो, अलग अलग जाति है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो औ वाला। ठीक है, अब ये वाला देखो किससे बना है, अ प्लस छोटा ऊ मिलकर बना है, क्या होता है, इसको बोलते हैं औ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औ बोलते हैं। ठीक है, ये देखो अ है, ये ऊ है, दोनों अलग अलग जाति है ना, यहाँ सेम हो रहा था, यहाँ अलग अलग है, तभी इसलिए इसको संयुक्त में डाला गया। उसी प्रकार अब बड़ा देख लो, बड़ा वाला देखो औ जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये किससे मिलकर बना है, छोटा आ प्लस ये औ, इससे मिलकर बना है। ठीक है, इससे मिलकर बना है, इसलिए इसको औ पढ़ते हैं, औ। तो ये भी अलग जाति का है। तो हमने ये देखा कि इन 7 जो दीर्घ स्वर हैं, ये 7 के 7 दीर्घ स्वर हैं, इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और ओ, ये तीनों जो है एक जाति से मिलकर बने, इसलिए इनको सजातीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। और ये तीनों अलग अलग जाति से मिलकर बने, इसलिए इसको संयुक्त या विजातीय बोलते हैं। संयुक्त और विजातीय, इसको मिटा देंगे, संयुक्त या विजातीय स्वर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि दीर्घ स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, दीर्घ को ही 2 भागों में बांटा गया, सजातीय और विजातीय। दीर्घ स्वरों की संख्या 7, लेकिन सजातीय की पूछेगा तो 3, उनमें 7 में से 3 बात दिए, वो हो गए सजातीय, और संयुक्त स्वर की पूछेगा तो 4। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्लस स्वर।
कई किताबों में पुलिस स्वर को दे ही नहीं रखा, लेकिन हम समझेंगे इसको पुलिस स्वर। ठीक है, हमने शुरू में ही देखा कि मात्रा के आधार पर 3 थे। एक का नाम क्या था? ह्रस्व। एक का नाम था ह्रस्व, दूसरे का नाम था दीर्घ, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं प्लुत। टोटल स्वर कितने? 11। 11 में से 4 थे ह्रस्व और 7 क्या थे? दीर्घ। इस 7 को भी 2 भागों में बांटा हमने, क्या था? सजातीय और विजातीय। अब 11 तो पूरे बांट दिए हमने। अब पुलिस स्वर में क्या आएगा? ध्यान से देखें, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। जब किसी स्वर को लगातार लंबे समय तक उच्चारित किया जाए तो वह स्वर प्लुत रूप धारण कर लेता है। प्लुत का मतलब है बड़ा या लंबे समय तक ठहराव। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 8। और 11 में से जो कि 8 है, 11 में से 8, 11 स्वर है ना, 11 स्वर में से जो 8 है, जो 8 है वो क्या है? प्लुत स्वर है। अब देखो, जैसे मान लो सबसे पहला अ हो गया। ठीक है, इसको हम 3 सेकंड या लंबे समय तो बोलेंगे। देखो प्लस स्वर होता क्या है? देखो देखो, जैसे मान लो कोई दूर व्यक्ति खड़ा है, उसको बोला, जैसे मान लो मैंने लिखा राधा, राधा, ये पास में बैठी है तो उसको बोलेंगे राधा, नोरों बोल दिया। लेकिन अगर दूर खड़ी है तो उसको कैसे बोलेंगे? राधा, राधा। इसको लिखेंगे कैसे? इसमें गुरु लगा देंगे, इसको गुरु बोलते हैं। धा। जब किसी वर्ण को 3 सेकंड तक या 3 सेकंड से ज़्यादा समय तक बोला जाता है तो उसके पीछे गुरु चिन्ह लगा दिया जाता है, इसको गुरु बोलते हैं। तो ये लिखे जाएगा ऐसा, ये होगा राधा। तो ये जो हमने बोला इसमें प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। तो अब 11 में से 8 कैसे हुए देखेंगे। सबसे पहले छोटा आ की बात करें, इसको 3 सेकंड तक बोलें, ये अपना रूप चेंज नहीं कर रहा, आ का आ ही रह जा रहा है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको बोलो आ बोलेंगे तो ये आ का ही रूप बना रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब देखो, ये छोटी ई नहीं आया है। छोटी ई क्यों नहीं आया है? देखो, छोटी ई हम बोलते हैं, जैसे ये छोटी ई है और ये है बड़ी ई। छोटी ई को बोलते हैं ई, ये तो रुक गया, लेकिन हमें बोलना है लंबे समय तक, 3 सेकंड तक। अगर जब छोटी ई को हम 3 सेकंड तक बोलेंगे तो वो बड़ी ई का रूप ले लेगी। तो देखो ई ऐसे होता है, अगर 3 सेकंड बोलेंगे ई तो बड़ी बन गई ना, तो इसलिए छोटी ई प्लुत स्वर नहीं है, तो बड़ी स्वर है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ छोटा ऊ क्यों नहीं है, क्योंकि ऊ, छोटा ऊ कैसे बोलते हैं? ऊ। और बड़ा ऊ कैसे बोलते हैं? ऊ। अब बोलना कितना है? 3 सेकंड ही बोलना है या उससे ज़्यादा सेकंड बोलना है, तभी तो प्लुत रूप धारण करेगा। अब जब मैं छोटे ऊ को 3 सेकंड बोलूँगा ऊ, तो वो बड़ा बन जाएगा, छोटा रहेगा ही नहीं। छोटा तो ऊ बोल दिया ना, अगर इसको 3 सेकंड तक बोलेंगे तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा, तो ऊ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ छोटा ई भी नहीं आता है, छोटा ऊ भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गए 4। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके री। अब री को अगर हम री को बोलते हैं 3 सेकंड, तो री तो देखो री बोलता है, अगर 3 सेकंड बोलेंगे तो री, ये तो वर्ण बन जाएगा, तो री ये वर्ण बन जाएगा, तो इसलिए ये री भी नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं ए। अब देखो ए बोलेंगे तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको बनेगा अये, तो अये रहेगा। ठीक है, 6 तो ये हो गए। आगे देखते हैं 2 कौन से बचे हैं? ओ को बोलेंगे तो ओ ही रहेगा, औ को बोलेंगे तो औ ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे प्लुत स्वर की संख्या बोलेगा कितनी होती है भैया? 8 है। ठीक है, 11 में से 8 होता है। कौन नहीं है? देखो, याद करने का तरीका सबसे बढ़िया है कि 11 में से अगर हम देखेंगे, 11 में से 3 घटा देंगे तो बचेंगे कितने? 8। तो 8 प्लस स्वर याद रखने से बढ़िया है कि आप ये याद रखो कि इसमें कौन कौन सा नहीं है। छोटे भाई नहीं है। छोटा भाई कौन सा? छोटी ई भी नहीं है, छोटा ऊ भी नहीं है, और री भी नहीं है। इन तीनों को निकाल देंगे तो बाकी 8 जो बचेंगे वो प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो मात्रा के आधार पर हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 हो गया व्रतमुखी, या इसको व्रताकार बोलते हैं। दूसरा हो गया अव्रतमुखी, इसको अव्रताकार बोलते हैं। व्रत का मतलब होता है ये गोल। ऐसे वर्ण 11 में से ऐसे वर्ण जिनको बोलने से मुंह व्रत ऐसा गोल बन जाए तो वो व्रताकार होगा भाई। गोल नहीं बने, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बने तो क्या होगा? अव्रतकार हो गया। ठीक है, तो होठ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। तो हम पहला देखेंगे व्रत स्वर, व्रतमुखी स्वर। देखो, वे स्वर जिनको बोलने में मुंह व्रत हो जाए व्रताकार स्वर कहलाता है। कितने हैं? 5। तो 11 में से जो 5 क्या हैं? ये व्रत है। अब 5 कौन सा है? देखो अब देख लो, ये 5 कौन सा? पहला हो गया ऊ बोलेंगे तो व्रत बन जा रहा है ना, ऊ। बड़ा ऊ बोल रहे हैं तो भी व्रत बन रहा है। ओ, ये भी व्रत, तब भी व्रत बन रहा है। औ, तब भी व्रत बन रहा है। ये आगस स्वर है। ये क्या है? आगस स्वर। आगस स्वर का मतलब है जब ऐसा स्वर जो किसी बाहरी भाषा से लिया गया है तो इसको आगत स्वर कहते हैं। आगत मतलब आया हुआ, बाहर से आया हुआ। ठीक है, जैसे मान लो इसको लिया कहाँ से है? तो अंग्रेजी वर्ण पढ़ने के लिए, जो अंग्रेजी अक्षर होते हैं उनको पढ़ने के लिए लिया गया। जैसे मान लो लिखा है ये इंग्लिश में कॉपी,
इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, का पी, ये जो ऊपर लगाते हैं इसको बोलते हैं आगत स्वर, या इसको चंद्र अर्धचंद्र बोलते हैं, कॉपी हो गया। ठीक है, जैसे कॉफ़ी हो गया, टॉपी हो गया, टॉपी टॉपी इंग्लिश का शब्द है, टॉपी हो गया तो टॉपी भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डॉक्टर हो गया, जैसे डॉक्टर लिख दिया मैंने, डॉक्टर, डॉक्टर लिख दिया, तो इसके ऊपर जो लगाएंगे ये अंग्रेजी का शब्द है ना डॉक्टर, हमारा तो हिंदी का चिकित्सक है, कॉपी का अंदर कापी है। ठीक है, जिस प्रकार डॉक्टर है, डॉक्टर का हिंदी का शब्द क्या है, चिकित्सक। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि ये वर्ण है ये सभी क्या है, व्रतमुखी। देखो अ बोलें, अ बोलने पे क्या हमारा मुंह व्रत बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये नहीं है व्रतमुखी। क्या देखो, अब देखो बड़ा आ, बड़ा आ बोलने पर व्रत बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, ए बोलने पर व्रत बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो ये नहीं है ना। तो 11 में से कितने, 11 में से 4, नॉर्मली 4, ये तो बाहर का है ना आगत, इसमें गिना नहीं जाता है। तो 11 में से जो 4 हैं, ये 4 क्या हो गए, व्रतमुखी स्वर है। ये पांचवा कौन सा हो गया, आगत स्वर हो गया। ये 11 में से जो बचे कितने, 11 में से 4 गए, कितने बचे, 7। ये 7 के साथ क्या होंगे भाई, व्रतमुखी होंगे। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, साथ में इन्होंने री, यहाँ 6 लिखा है, इसमें देखो 6 लिखा है, लेकिन 7वां री है, इसमें नहीं जोड़ा है, री भी जोड़ लेना आप। ठीक है, तो आवृतमुखी देखो किसे कहते हैं, वह स्वर जिनको बोलने में मुंह व्रत ना बने, तो आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या यहाँ 6 लिखी है, क्योंकि इल्यूशन में 6 लिखी है, तो आप 7 कर लेना, 7। अगर री अगर गिनेंगे इसको तो री भी बाहर आएगा, री में गोल नहीं बन रहा ना, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। ठीक है, ये है। तो अगर देखो मात्रा, जब मात्रा का हमने पढ़ा 3, लेकिन होस्ट के आधार पर पढ़ा 2, होस्ट के आधार पर कितने हैं, 2, होस्ट के आधार पर कितने हैं, 2 व्रतमुखी और अव्रतमुखी। याद करने का तरीका सिंपल यही है कि जिसमें कम है तो वही याद करो। तो सबसे कम व्रतमुखी का मतलब परिभाषा कभी नहीं पूछता, सिर्फ पूछता है कि व्रतमुखी कौन है, अव्रतमुखी कौन है। तो ध्यान से देखें, सबसे व्रतमुखी बोलेगा तो वे वर्ण जिनको बोलने में मुख व्रत बन जाए। इनकी संख्या कितनी है, मुख्यतः 4 है, 4 है। 5वां तो जो है आगत स्वर है, वो बाहर का है। ठीक है, तो देखेंगे इसको, तो व्रतमुखी संख्या कितनी है, 4। तो हम 4 याद कर लेते हैं और बाकी सब डाल देंगे इसमें व्रतमुखी, व्रतमुखी या आवर्तमुखी याद करने की हमें जरूरत नहीं है। तो व्रतमुखी में संख्या 4 है, कौन कौन सा है, देखो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा औ, 4 तो ये हो गया। इनके अलावा एक है आगत स्वर जो बाहर से लिया गया। ठीक है, तो ध्यान, तो हमें याद क्या करना है, ओष्ठ कितने, ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2, व्रतमुखी व अव्रतमुखी। हमें याद कौन कौन सा करना है, तो व्रतमुखी, क्योंकि इनकी संख्या 4 है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आगत स्वर एक 5वां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे जीभ के आधार पर। ठीक है, जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार का होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। देखो मान लो ये जीभ है, ठीक है, ये जीभ है, जीभ को 3 भागों में बांट दिया, 1 2। ये बाहर का जो बाहर का होता है इसको बोलते हैं अग्र, इसको बोलते हैं अग्र, बीच वाले को मध्य, और लास्ट वाला जो ऊपर तालुक से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पश्च, पश्च। ठीक है, अब तीनों को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हो गया अग्रस्वर। अग्रस्वर वे स्वर जिनको बोलने में जीभ के अगले भाग का प्रयोग होता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे मान लो ये है जीभ बाहर निकली हुई है, ये जबड़ा है जुड़ा हुआ, ठीक है, ये बाहर, यहाँ से जो बोल रहे हैं, यहाँ से जो बोल रहे हैं अग्र वाले भाग से, ये क्या है, अग्रस्वर है। अब टोटल स्वर कितने हमारे पास, 11 है। 11 में से जो 4 स्वर हैं तो वो अग्रस्वर होते हैं। ठीक है, 4 कौन से, देखो ई बोल के देखो, ई ई ई ई ए आई, ये आगे बोल रहे हैं, तो 4 जो हैं, 4 कहाँ से, अग्र से। ठीक है, अब बचे कितने हैं, 11 में 4 गए, कितने बचे भैया, 7। अब 7 देखेंगे आगे। दूसरा हो गया मध्य स्वर। अगर री अगर बोलेगा ना तो री भी इसी में गिना जाता है, री आगे से बोल रहे हैं तो री भी इसी में गिना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मध्य स्वर। वे स्वर जिनको बोलने में जीभ के मध्य या पिछले भाग का प्रयोग होता है, मध्य स्वर कहलाता है। जैसे ये देख लो, ये जीभ है, अगले में कितने थे, 4, अगर री को लेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और मध्य से जो मध्य से बोलेगा, मध्य सिर्फ एक ही है, कौन सा, छोटा ओ बीच से बोल रहा है, ये छोटा आ। आपको ध्यान कौन सा रखना है, पहला वाला और दूसरा वाला। देखो अग्र में कितने हैं, 4, अगर री को लेंगे तो 5 हो जाएगा, और मध्य में एक ही है, छोटा आ, और बाकी जो बचेगा वो किस में डाल देंगे, पश्च स्वर में। तो पश्च स्वर में वे स्वर जिनको बोलने में जीभ के पिछले भाग का प्रयोग होता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। तो ये है, देखो ये अग्र में आगे 4 या 5 बोल सकते हैं, इसमें 1 बाकी जो बचेगा ये इसमें, 5 बाकी जो बचे इसी में। ठीक है, देखिए कौन से, बड़ा आ,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब पिछले स्वर से बोलेंगे। आगत स्वर भी अगर बोलेगा, आगत स्वर भी किससे, तो पिछले भाग से बोला जाएगा। तो याद रखने का तरीका सिंपल यही है कि अगर आपसे पूछेगा कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, जो भाग अग्र से बोले, जीभ के यहाँ से बोले, तो वो कहलाते हैं अग्र स्वर। इनकी संख्या मुख्यतः 5 है। अगर री को मिलाएंगे तो 5, ई 5, कम वाला याद करना है ना आपको। इसमें 5 है, मध्य में 1 ही, मध्य में कौन सा, छोटा आ हो गया, और आगे वाले कौन सा है, 5 है। देखो कौन कौन सा है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए, 4 ये हो गया, और अगर री हम इसको गिनेंगे तो ये भी 5 हो जाएंगे। तो यहाँ 5 है और मध्य में 1 ही है, छोटा आ, और बाकी जो बचेगा उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो उससे पश्च में आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आएगा मुख खुलने के आधार पर। पहले हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर था 3 प्रकार का। फिर हमने पढ़ा होठ के आधार पर, ओठ के, ओष्ठ के आधार पर पढ़ा तो 2 प्रकार का था। अब पढ़ेंगे हम मुख के आधार पर, मुख के आधार पर। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था जीभ के आधार, जीभ के आधार पर था 3 प्रकार का। अब पढ़ेंगे मुख खुलने के आधार पर। ठीक है, तो देखेंगे मुख खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। अब पहला कौन सा, संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत, तीसरा विवृत और चौथा अर्धविवृत। ठीक है, देखिए संवृत स्वर वे स्वर जिनको बोलने में मुख लगभग बंद रहता है, संवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या है 5, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो इसकी एक ट्रिक है, ये ट्रिक से याद हो जाता है सब सिंपल। ट्रिक का नाम क्या है, सुई। देखो सु ई, ट्रिक का नाम है सुई। देखो सा से मतलब हो गया संवृत, सा का मतलब हो गया संवृत, संवृत। ठीक है, इसमें सा अगर निकाल देंगे, जैसे मान लो मैंने ये सा निकाल दिया, ये सा जो सा था ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब बचा क्या, अगर सा मैंने यहाँ से निकाल दिया तो इसमें बचा क्या, इसमें क्या बचा भाई, एक तो ऊ बचा। देखो क्या बचा, एक तो ये ऊ बचा, ये ई बचा। ऊ वाले 2 भाई, एक छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है, और ई वाले छोटे भाई, ई वाले दोनों भाई, एक छोटा ई होता है और एक बड़ा ई होता है। तो ये हो गए 4। ठीक है, आपको ट्रिक याद रखनी है सुई। सुई में देखो सु सा से, सा हमने जो निकाला था, सा का मतलब है संवृत। ठीक है, सा को हमने हटा दिया, बचा क्या, ऊ। ऊ के 2 भाई बहन, मतलब छोटा और बड़ा हो, ई के भी दोनों, छोटा और बड़ा। 4 ये हो गए, और 5वां आपको पता है कि री। तो ये 5 है, पाँचों के पाँचों क्या है, संवृत स्वर है। तो आपको संवृत से ट्रिक याद रखनी है सुई, सबसे बढ़िया तरीका है सुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं असंवृत। असंवृत किसे कहते हैं, वे स्वर जिनको बोलने में मुख थोड़ा सा खुलता है, अर्धसंवृत कहलाता है। ठीक है, अर्धसंवृत कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। कितनी संख्या है, 2। एक है ओ और दूसरा है ए। ठीक है, तो पहला देखो, तो पहला वाला क्या था, देखो पहला हमने पढ़ा मुख खुलने के आधार पर संवृत। संवृत में ट्रिक याद की हमें सुई, और दूसरा है अर्धसंवृत। अब इसमें अर्धसंवृत। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या है, ओए। तो सुई चुभेगी तो हम क्या बोलेंगे, ओए। तो दोनों साथ साथ हैं, आपको याद रखना। सुई का सा हटा देंगे तो ऊ वाले 2, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ई वाले छोटा ई, बड़ा ई और री, ये 5 हो गए। और ओए में 2 ही हैं, ओ और ओए। ठीक है, अब ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं विवृत स्वर। वे स्वर जिनको बोलने में मुख पूरा खुल जाता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 1 है। ठीक है, कौन सा, बड़ा आ। पूरा मुख इसमें खुलता है, इसको बोलेंगे 11 में से यही तो है जो पूरा मुंह खोल देता है। आ करके बोलेंगे तो ये पूरा मुंह खुल जाएगा। ठीक है, तो चौथा कौन सा है, अर्ध स्वर। वे स्वर जिनको बोलने में मुख आधा खुला रहता है, अर्ध स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 है। बाकी जो बचे इसमें डालने के, छोटा आ, ए, ओ, ये सब क्या है, अस्वर है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। देखो ये याद करने का तरीका सिंपल इतना ही है। एक बार यहाँ चलते हैं। ठीक है, ठीक है। संवृत, मुख खुलने के दर पर संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। अब देखें याद करने का तरीका कैसा है। संवृत से ट्रिक याद रखनी है आपको, सुई में सा हटा देंगे तो बचेगा क्या बचेगा, ऊ के 2, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ई, छोटा ई और बड़ा ई, भागी री। ये 4, ये 5 के 5 किसके हैं, संवृत स्वर हैं। असंवृत में क्या रखना, सुई अगर होगा तो क्या फिर आपको दर्द होगा तो क्या बोलेगा आप, ओए। ये छोटा ओ और छोटा ए, ये 2 क्या हैं, असंवृत। विवृत में पूरा मुख खुलता है, एक ही
तो बड़ा मुगलता है तो एक ही मात्रा है व्यूहरत में अ। आपको ये 3 ही याद रखने, चौथा आप चाहे याद ना रखें, तो बाकी जो इसमें इसके अलावा जो भी बचा वो किस में आएगा, अर्ध व्यूहरत में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए उदासीन स्वर कौन सा है, जो छोटा है जो उदासीन स्वर है ये अ। इसको किसी के साथ मिलाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो हर के साथ जैसे अ के इसके अंदर अ जुड़ा रहता है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है, ठीक है, परिवर्तन नहीं है, तो ठीक है। तो उदासीन स्वर कौन सा है, अ। तो ये था, हमने स्वर के बारे में पूरा चीज़ देख ली। किसके बारे में, स्वर के बारे में सारी चीज़ें देख ली हमने, ठीक है। अब रह गया है व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन के बारे में दूसरा पार्ट जब लाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्वर के बारे में आपको संपूर्ण पता चल गया होगा। बाकी व्यंजन के बारे में भी ठीक से हम सही से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।